हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी डीवी और मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपका डीवी का केस और मेंटेनेंस का केस आप आसानी से फाइट कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपको करनी होगी। तो चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि जो पीड़ित है अपने घर की बहुओं से, पत्नी से, जो झूठे केसों में फंसे हुए हैं, तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे मेंटेनेंस देने से बचा जाए, कैसे अपना केस है जो जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको कुछ ट्रिक बताती रहती हूँ, लीगल जो तरीके होते हैं, ठीक है, जजमेंट भी शेयर करती रहती हूँ ताकि आप अपने केस में यूज कर सकें और आप अपने केस में भी जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सके। तो देखो होता क्या है, डीवी का केस कैसे पूरा डिसमिस होगा, कैसे झूठे केसों से मुक्ति मिलेगी। वैसे तो मैं डेली आपको रोजाना कोई ना कोई ऐसी तकनीक बताती रहती हूँ, तरीका बताती रहती हूँ जिससे कि आप लीगल जागरूक हो। आपको कानूनी जब तक जानकारी होगी नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वरना वो होता वही है जो आपका वकील आपको बोलता है, आप उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। अगर उसने जो बोल दिया हाँ ये ठीक है, तो आप वही ऐसा करने लग जाते हैं। बाद में आपको पता नहीं चलता कि उसका सही रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो चीजें हमने जो धाराएं लगाई थी, सेक्शन लगाई थी, या फिर क्या करना चाहिए हमें पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ। क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज भी होना जरूरी है। जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में पता नहीं होगा कि हाँ ये भी सेक्शन होती है, ये भी धाराएं होती है, या ऐसा स्टेप लेने से मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि कोशिश देखो आपको करनी है, जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, कुछ कोशिश करोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए जानकारी होनी पूरी जरूरी है, और वो मैं हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे की वीडियो बनाना, तो आप कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं मुझसे कि हाँ मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाइए, कुछ आपको कंफ्यूजन हो, कुछ हेल्प चाहते हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी बनाने के लिए। बात करते हैं अब डीवी का केस पूरा कैसे डिसमिस होगा। वैसे मैंने इससे पहले एक आप वीडियो बनाई थी डिसमिस और डिस्चार्ज से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप मेरी देखिए, आपको जरूर वो प्रॉपर डिटेल्स में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। उसके 2 पार्ट बना रखे हैं, तो जरूर देखिएगा डिसमिस और डिस्चार्ज क्या होते हैं। डीवी केस का जैसे मैंने उसमें बताया था, बता दूं कि डिस्चार्ज मतलब जो डिसमिस केस आप करवा देना, केस लगने से पहले ही आपको डिसमिस वो केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डीवी का जो केस कर रखा है वो झूठा है। देखो अक्सर होता क्या है, जब भी पत्नियां, वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती है, करती क्या है कि वो एक साथ में 2 केसेस कर देगी। जैसे कि मेंटेनेंस का भी कर दिया 125 या फिर 144 बीएनएस के तहत, प्लस डीवी का केस भी कर दिया। एक ही मकसद है दोनों केस करने का, कि वो पैसे लेना आपसे, ठीक है। बट ऐसे करने से उसको कोई फायदा नहीं होता। उनको ये नहीं पता, वो तो करती है कि मैं दोनों केसेस कर दूंगी, दोनों में ही पैसे लूंगी पति और ससुराल वालों से, बट उसका नुकसान ही होता है। ऐसे ऐसे नहीं कि आपने 125 भी कर दिया, साथ में डीवी भी कर रही हो, दोनों पैसे डिमांड कर रही हो, तो वो नहीं मिलेगा। मिलेगा एक ही केस में आपको, चाहे वो 125 में मिल रहा है या डीवी में, एक साथ पॉसिबल नहीं है। हाँ बट ऐसा करने से पति को जरूर फायदा होगा। अब देखो मेंटेनेंस का केस तो डिसमिस हो नहीं सकता, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको लाइबिलिटी अपनी अपनी इनकम, सैलरी, क्योंकि जो पत्नियां क्या होती है, वो बढ़ा चढ़ा के इनकम एफिडेविट पे अपनी तो सारी चीजें छुपाएगी, पति की बोलती है कि एक्स्ट्रा इनकम है, कि सालाना भैया वो 1 लाख कमाता है फॉर एग्जाम्पल, तो और भले आपकी सैलरी हो 50,000 हो, तो वो आपको फाइट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मेरी एग्जैक्टली ऐसा कोई और इनकम सोर्स नहीं है, इतना है। और पत्नी ने जो झूठी झूठी बातें बताई अपनी इनकम एफिडेविट में, डॉक्यूमेंट्स में दे रही है, बैंक स्टेटमेंट नहीं शो कर रही है, आईटीआर फाइल नहीं कर रही है, बल्कि आपको पता है वो जॉब कर रही है और उसने ये डॉक्यूमेंट मिस किए हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक आप अपना इनकम एफिडेविट जमा मत करो, जब तक पत्नी नहीं देती है। क्योंकि यही है जो फाइल करता है पहले पिटीशन, उसको उसका है पहले कि वो इनकम एफिडेविट सबमिट करेगी, तो आप कोर्ट में अपील करो, जब वो पत्नी देगी उसके बाद में दूंगा। फिर अगर ऑलरेडी दे चुकी है तो उसकी कॉपी एक ले लो। इससे ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है, क्या उसने अपनी एजुकेशन छुपा रखी है, क्या वो जॉब कर रही है, उसने उसमें लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, सैलरी लिख रही है, सैलरी स्लिप छुपा रखी है, बैंक स्टेटमेंट की उसने कॉपी नहीं दे रखी है। तो ये चीज उससे आपको आइडिया हो जाएगा, और जब आइडिया हो गया तो आप कोर्ट में आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये जॉब भी करती है, मुझे पता है, इसकी इनकम इतनी है, इसने तो अपनी बैंक की कॉपी दे नहीं रखी है, तो वो नहीं दे रखी। फिर आपको क्या करना है, 91 सीआरपीसी से वो बैंक स्टेटमेंट की डिमांड करनी है, कोर्ट ऑर्डर देगा, फिर उसको सबमिट खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा बात होता है कि आपको देखो जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है,
डिसमिस तो होगा नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, इनकम प्लस सैलरी पे ही आपकी डिसाइड होता है। ये नहीं कि पत्नी ने जो कर दिया उसके अकॉर्डिंग आप वो अलाउ हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। आपकी भी इनकम, लाइबिलिटी, खर्चे क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें देख के फिर उसके बाद पत्नी की सारी ये सेम चीजें देखी जाएगी कि वो जॉब कर रही है, नहीं कर रही, या पढ़ी लिखी है, किस तरीके से वो अभी तक अपना मेंटेनेंस कर रही थी, गुजारा कर रही थी। अगर जॉब कर रही है तो नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, पढ़ी लिखी भी है फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस उसके लिए बनाया गया है, वो महिला है, और उसने महिला के लिए हर किसी के लिए बनाया गया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, कि जो बेबस हो, लाचार हो, सक्षम ना हो बिल्कुल कमाने में, पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने पार्टनर पे, तो उसके लिए बनाया गया है कि उसको दिया जाएगा। बट आज की डेट में क्या करता है ये वो महिला, कि उन्होंने लगाया कि जो ये कानून बनाया गया है सिर्फ महिला के लिए बना हुआ है, पुरुष नहीं ले सकते। पुरुष भी ले सकते हैं। अगर पुरुष की नौकरी चली गई है उस महिला की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से, वो पूरी तरीके से इस तरीके से हो गया कि उसको खाने पीने रहने की भी दिक्कत हो रही है, और वो सबकी जिम्मेदार उसकी पत्नी है, तो वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अपनी पत्नी पे केस लगा सकता है और उसको देना पड़ेगा। वो बेरोजगार है, वो जॉब नहीं कर रहा, उसकी जॉब चली गई है, सिर्फ कारण वो पत्नी है, और वो जॉब कर रही है ना, तो उसको पत्नी को देना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं केस इस चीज पे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब मान लेते हैं दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं डीवी का। डीवी का केस शुरू होने से पहले कैसे खत्म हो जाएगा। मैंने जो वीडियो बनाई थी डिसमिस डिस्चार्ज की, तो आपको इसे डिसमिसल की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो डीवी का केस किया गया है आपकी और आपके फैमिली वालों के नाम दिए गए हैं, तो आप में उसमें सबका ही नाम, अपना भी नाम इंक्लूड करके कि केस जो किया गया है ये झूठा केसेस है, इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अभी तक कोई भी वो साबित नहीं कर पाई है, ना कोई सबूत दे पाई है जो वो एलिगेशन लगा रही है मुझ पर, मेरी फैमिली पे। तो ये केस को पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया जाए, मतलब डिसमिस किया जाए, ठीक है। अब देखो, इसमें हो सकता है ये सब करने से, आप अगर ऐसा स्टेप लेते हैं तो हो सकता है आपका केस भी डिसमिस हो जाए पूरी तरीके से, सबके आपके अपने घर वालों के नाम हट जाए, केस शुरू होने से ही पहले खत्म हो जाएगा। 1% मानते हैं ना भी हो तो एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए ना आपको। कोशिश करने से तो कुछ नुकसान होगा ही नहीं। ये होगा कि पत्नी को, बल्कि उसको ही पता चलेगा यार ये तो ऐसे ऐसे केस कर रहा है, इसने ये पिटिशन डाल दी, इसने ये केस कर दिया, इस पे हम पे ये कर दिया चीजें। एटलीस्ट उसको भी तो मानसिक तनाव होगा ना, उसको भी तो टेंशन होगी ना, उसके घर वालों को भी तो टेंशन होगी ना, क्योंकि अब बिल्कुल कुछ ही नहीं करते हैं, तो इससे तो उसको और जो होता है ना कि प्रेरित मिलता रहता है कि हाँ भाई अब ये डर गया, मैंने ये केस किया तो अब मैं एक और करूंगी, अब मैं तीसरा करूंगी। बट आप स्टेप लेते रहते हैं, कोशिश करने से सफलता मिले ना मिले, एक डर तो उसको भी बना रहेगा ना कि ये चुप बैठने वाला नहीं है, ये भी स्टेप ले रहा है मेरे पे। उसको भी उतनी टेंशन होगी, जो आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हो, उसको भी वो चीजें होगी। अगर आप उसके घर वालों के भी नाम लेते हो, उस पर भी केस लगाते हो कि भाई झूठा केसेस किया है उसने, सारे फर्जरी केसेस किए हैं, और जब झूठा केसेस साबित हो जाता है फिर उस पर उसके बाद भी करो ना आप मानहानि का केस, 211 का सेक्शन लगाओ आप। बहुत सारे केसेस है जो मैं हमेशा डेली अपडेट करती रहती हूँ। अभी मानहानि का केस आप उस पर कब, पत्नी पे और उसके घर वालों पे कब कैसे कर सकते हो, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको डिटेल्स में पता चलेगा तो किस स्टेज पे आपको करना चाहिए वो केस, तो डिटेल्स में मैंने बता रखा है। तो ये चीजें हैं। देखो, कोशिश करने से कुछ नहीं, अगर सफलता मिलती है भी तो अच्छी, नहीं भी मिलती है तो एक ये तो होगा कि आप एंड तक लड़ते रहे, आपने हार नहीं मानी और ना ही मानना है आपको। इससे पत्नी का ही मोरल डाउन होगा, वही निराश होगी, उसके घर वाले ही निराश होंगे। पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती करी है, कि हमें गलती नहीं ऐसी करनी चाहिए थी, इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हो सकता है फिर वो आपके पास खुद ही आ जाए, 0 अमाउंट पर सेटलमेंट करने को रेडी हो जाए, केस वापस लेने को रेडी हो जाए कि हाँ हमने गलती करी है। बस आपको करना है, जैसा मैं डेली बताती हूँ, मेरी वीडियो को आप देखते हैं, औरों की भी वीडियो देखते होंगे, एक आप रिटर्न में लिखो जो जो पॉइंट्स है, जो जो धाराएं हैं, डिस्कस करके अपने एडवोकेट के साथ, वो चीजें हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती, गूगल पर सर्च मारो, लोगों की किताबों में ढूंढो, तो वो चीज पॉसिबल है तो ऐसा आप स्टेप करो। कि वो देखना वीडियो और फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका वीडियो देखने का। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।